यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूकेटी कैंप पर जो टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर 7वां था, ठीक है। इसका पार्ट 1 में कल करा चुका था, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हो गए थे इसी टेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जो इकोनॉमिक का टेस्ट है ये पूरी करंट अफेयर्स पर आधारित टेस्ट होगा, राइट। जितने भी करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको कि जो सोर्सेस यहाँ पर इसका दे रखे हैं, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट है, हिंदू है, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, PIB है, तो ये सब यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी सितंबर और अगस्त की जो मंथ होगा उसका। और एक बात और कि यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक के ही मिलेंगे देखने को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इन्वायरमेंट का लेके आने वाला हूँ टेस्ट 8 नंबर, वो कल लेके आऊँगा, बट मार्केट में अवेलेबल है वो, राइट। तो वो क्या होगा, उसमें आपका सिर्फ इन्वायरमेंट का ही करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। जैसे कि जो और भी टेस्ट देखते हो तो उसमें करंट अफेयर्स कोई भी रख देते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो करंट अफेयर्स रख रहा हूँ जो सब्जेक्ट है उसका, और 2-2 मंथ का करंट अफेयर्स के करीब यहाँ पर मैं चीज़ें रखूँगा इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए गए, आप देख सकते हो उनको, ठीक है। और स्टेटमेंट में भी काफ़ी घुमाव के यहाँ पर रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं इसको। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है, ई कचरा वे ई वेस्ट और जो बैटरी पुनर्चक्रण है उसके प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत 2025-26 से 30-31 तक 6 वर्षों के लिए लागू की गई है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ई कचरा बैटरी पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत यहाँ पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। और ये योजना 6 वित्तीय वर्षों में 2025 से 26, मतलब 25-26 से लेकर और 2030-31 के लिए प्रस्तावित है, राइट। तो पहली बात सही है। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी योजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा पुनर्चक्रण या पुनर्चक्रणकर्ताओं को भूमिगत खनन और अन्वेषण परियोजनाओं को परिणामों के लिए कच्चा माल सुरक्षित करने में मदद करेगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जो कथन है इसका ये बात भी यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पुनर्चक्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज को पुनः प्राप्त करना, ठीक है। और भूमिगत जो खनन है और अन्वेषण वो परियोजनाओं के तहत आती है, जिसके यहाँ पर ये विशिष्ट योजना पुनर्चक्रण प्रोत्साहन पुनर्चक्ताओं के लिए ई कचरा स्वयं कचरा माल सुरक्षित करने के लिए मदद करती है, ना कि यहाँ पर सीधे खनन परियोजनाओं के लिए। जी बेहद गलत हो जाए, खनन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ये पुनर्चक्रण को यहाँ पर लेकर सुरक्षित करेगी, ठीक है। तीसरा, पूंजीगत व्यय सब्सिडी संयंत्र मशीनरी उपकरण और संबद्ध उपयोगिताओं पर 20% तक प्रदान की जाएगी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से जो रहेगा करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि योजना के तहत यहाँ पर पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्र मशीनरी उपकरण को और अन्य संबंधित पूंजीगत पर 20% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, PM मित्र योजना के संबंध में विचार करना है। योजना को वस्त्र मंत्रालय द्वारा 4445 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2022-23 में 27-28 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। पहली बात, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। सेकेंड बात है, PPP मॉडल या PPP जो सार्वजनिक भागीदारी निजी होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी जो है, उसके मॉडल पर एक प्रमुख डेवलपर के साथ संचालित होती है, जिसमें एक केंद्र की हिस्सेदारी 49 और राज्य की हिस्सेदारी 51 होती है, 51 होती है, ठीक है। तो सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। याद रखना है कि यहाँ पर जो राज्य की हिस्सेदारी है वो केंद्र की हिस्सेदारी 49 है और राज्य की मतलब 51 है। तो क्या है, राज्य के यहाँ से ज़्यादा है, हम लोग देखते हैं कि राज्य के यहाँ पर कम होती है, केंद्र की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, ठीक है। तो ये बात सही है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा बात है यहाँ से, पार्क की स्थिरता के लिए राजस्व उत्पन्न करने हेतु वाणिज्यिक विकास के लिए 10% तक भूमि आवंटित करने की अनुमति होती है। तो तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट ये भी सही होगा, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से क्या है, एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 52 का 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 53 है, तेल की मांग में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ट्रैफिगुरा समूह के अनुसार 2025 में भारत की तेल मांग वृद्धि चीन की तुलना में अधिक होने की संभावना है। पहला, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से, भारत में तेल की मांग के मुख्य चालक शहरीकरण की बढ़ती आय, जबकि चीन में यह मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स और वाणिज्यिक जो भंडारण है उससे प्रेरित होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि भारत में आर्थिक विकास शहरीकरण की बढ़ती मध्यम जो वर्ग की आय, परिवहन क्षेत्र में बढ़ती डिमांड को लेकर चीन में मांग अब धीमी हो गई है, और यहाँ पर इसका ध्यान अधिक पेट्रोकेमिकल्स
प्लास्टिक, अन्य उत्पाद और यहाँ पर जो वाणिज्यिक भंडारण उसकी ओर केंद्रित हो गया है। तीसरा, वैश्विक बाजार में आने वाली अतिरिक्त महत्व आपूर्ति को अवशोषित करने की क्षमता के बारे में चिंताएं हैं, जिससे अगले वर्ष की मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने की उम्मीद है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अतिरिक्त आपूर्ति को अवशोषित करने की क्षमता के बारे में चिंताएं हैं, तो इसका यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर जो मांग आपूर्ति है उसमें अधिक होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर ये उम्मीद करना है गलत होगा कि यहाँ पर मांग की तुलना में कमी होगी। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखते हैं इसको। 54 नंबर है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC 2025 के संबंध में विचार करना है। NIC मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, उपवर्गों की संख्या NIC 2008 में 1303 से बढ़कर लगभग 1900 हो गई है, जिससे नए उद्योग और सेवाओं से बेहतर वर्गीकरण किया जा सकेगा। पहली बात, 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। इस वर्गीकरण का उपयोग केवल सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना और आर्थिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। सेकेंड बात इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्गीकरण का उपयोग केवल सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना और आर्थिक अनुसंधान के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान की कह सकता है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि NIC जो वर्गीकरण है इसमें निर्माण के लिए, कराधान और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 3 बात वो और एक बात जो 2 बात मैंने बताई आपको कि यहाँ पर ये जो प्रशासनिक और यहाँ पर कराधान टैक्सेशन होते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। मसौदे में स्वास्थ्य, वित्त और सूचना, दूरसंचार क्षेत्रों जैसे विस्तार शामिल होंगे, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 बात करेक्ट है, 54 का आंसर सी। 55 है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग है उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने ऑटोमोबाइल्स उद्योग में मेक इन इंडिया पहल के राजदूत और यहाँ पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसके प्रमुख चालक के रूप में वर्णित किया है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 55 का करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका भारत के आर्थिक विकास को लेकर प्रमुख चालकता भी बताई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इस क्षेत्र में नवाचार जैसे उच्च प्रौद्योगिकी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका उपयोग भारत को स्वच्छ गतिशीलता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्या होगा सेकंड स्टेटमेंट पे यहाँ से क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर व्हीकल्स होते हैं, राइट, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल होते हैं इसमें जो प्रौद्योगिकी होती है उसका उपयोग केवल आर्थिक विकास बल्कि यहाँ पर भारत की स्वच्छ गतिशीलता और कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सेकेंड बात भी क्या होगी इसकी, सही है। तीसरा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिन्हें E20 रोल आउट कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए थे। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन्होंने E20 रोल आउट कार्यक्रम से संबंधित याचिकाओं को खारिज नहीं किया है। ये जो निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और मंत्री का काम नीति कार्यकर्ता को मतलब नीति कार्यान्वयन को मैनेज करना, देखना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, ए बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के बारे में विचार करना है। ग्लोबल कैपेसिटी जो सेंटर्स हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लागत को कम करने से आगे बढ़कर नवाचार बनने के लिए जो R&D होते हैं उनकी आउटपुट प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। पहली बात क्या होगी, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विकास कम मूल्य वाली जो यहाँ पर कार्य प्रक्रिया होती है, ऑफशोरिंग होती है, उच्च मूल्य वाली प्रक्रियाओं में जैसे नवाचार, अनुसंधान, विकास कार्यक्रम जो होता है R&D, ठीक है, और वैश्विक रणनीति निर्णय लेने की ओर हुआ था। पहली बात सही है। सेकेंड बात, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स अब तेजी से स्वशासित हो रहे हैं और यहाँ पर बड़े वैश्विक भाग का फैसला ले रहे हैं। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, और ये सीधे वैश्विक स्तर पर फैसले लेना, सही बात है। तीसरा, GCC का विकास केवल लागत और लाभ के कारण हुआ है, ना कि भारत में प्रतिभा और उपलब्धता के कारण। तीसरी बात क्या होगी यहाँ से, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर GCC का विकास केवल वेतन या जो लागत लाभ के कारण नहीं हुआ है, बल्कि भारत में उच्च कुशल प्रतिभा मतलब हाई स्किल टैलेंट और इंजीनियरिंग और IT पेशेवर के लिए एक उपलब्धता के कारण बनेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी तीसरी वाली। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 57 नंबर है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। पहली बात, 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये
करेक्ट है। सेकंड, इस सुधार का मुख्य उद्देश्य कई छूट और कटौतियों को दूर करके आधार कम करना। ठीक है, सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस सुधार का मुख्य उद्देश्य होगा कि कई यहाँ पर जो छूट हैं और कटौतियाँ उनको दूर करके आधार को कम करना, और यहाँ से जो यहाँ पर जो छूट है कटौती है उनको दूर करना, और कर आधार जो टैक्स बेस है उसको बढ़ना, ना कि कम करना। टैक्स जो बेस है, टैक्स बेस मतलब जो यहाँ पर कर आधार है उसको बढ़ाना, कर आधार को क्या करना है? बढ़ाना है, यहाँ पर कम नहीं करना है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, और इस सुधार का उद्देश्य आधार को व्यापक और मजबूत बनाना होता। इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया और ये वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कानून इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और ये प्रत्यक्ष करों में से संबंधित होने के कारण वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा। 1 और 3 बात करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की मैक्रो आर्थिक स्थिति के संबंध में विचार करना है। अगस्त 2025 में समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति में सब्जियों और दालों में कारण उल्लेखनीय कमी आई है। सेकेंड बात 58 का पहली बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि खाद्य मुद्रास्फीति को जो सीपीआई का एक बड़ा हिस्सा है उसमें उल्लेखनीय कमी आई है, तो इसे समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी आनी चाहिए, ना कि वृद्धि। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, भारत का संभावित आर्थिक प्रदर्शन निम्न वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की एक वर्ष की प्रवृत्ति का विपरीत रहा है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है। तीसरा, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, केवल ये घरेलू मानदंडों पर निर्भर करेगा। ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की मौद्रिक नीति पॉलिसी जो होती है ये प्राथमिक ध्यान घरेलू मुद्रास्फीति को लक्ष्य को भीतर रखना होता है और इसके विकास को समर्थन देना होता है। इसलिए क्या है, दरों में कटौती का निर्णय मुख्य रूप से घरेलू आर्थिक जो मापदंड होते हैं जैसे कि मुद्रास्फीति पर्यवेक्षक, ठीक है, विकास दर, उस पर निर्भर करता है। तो 1 का बात गलत है और 2 3 बात इसकी सही है। देखो क्यों सही, थोड़ी थोड़ी आप स्टेटमेंट इसके लिखते रहा करो। ठीक है, मैं एक एक बात आपको समझाता जा रहा हूँ इसका। राइट, तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ से हाल के जो अध्ययन है उसके अनुसार हीट वेव और यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के बीच संबंध को निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं 59। पहला, जीवाश्म ईंधन कंपनियों को होने वाला कार्बन उत्सर्जन 2000 से 2003 के बीच वैश्विक हीट वेव में वृद्धि का कारण रहा है। पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकेंड, अध्ययन में पाया गया कि 213 हीट वेव में से 55 संभावित रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण 10,000 गुना से अधिक गंभीर थी। ये भी बात यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, तीसरा, कानूनी महत्व रूप में इन कंपनियों को जीवाश्म ईंधन लागू करने में जोखिम को एक जो उत्सर्जक है उसकी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे जिम्मेदार ठहरा जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आईसीजे ये मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों का समाधान करता है, निजी कंपनियों को लेकर यहाँ पर नहीं जिम्मेदारी करेगा। तो ये बात गलत होगा। 1 2 बात सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, आंसर 59 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन 60 है, भारत की ई बस क्रांति आईएफसी निवेश के संबंध में विचार करना है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एफसी ने शहरी गतिशीलता समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत में ई मोबिलिटी का समर्थन देने की घोषणा की है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ये निवेश भारत सरकार के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। ये भी बात सही है। ये निवेश केवल ई बस ऑपरेटर को नहीं बल्कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती में भी समर्थन देगा। तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। भारत में ई बस क्रांति को लेकर आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 61 है, भारत के डेयरी क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत दूध उत्पादन की वृद्धि दर 2014 से 22 में जो वैश्विक औसत की तुलना में उच्चतम रहा था। पहला क्या है? 61 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा? पहली बात इसकी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लक्ष्य कृत्रिम गर्भाधान एआई की कवरेज को वर्तमान 33% बढ़ाकर 90% करना है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही है। ठीक है, ये बात मैं एक स्टेटमेंट में ऊपर बता चुका था 40 नंबर क्वेश्चन में, इस टाइप का। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, श्वेत क्रांति 2.0 या 2.0 में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 3 नई बहुराज्यीय जो यहाँ पर सहकारी समिति है उसके माध्यम से बायोगैस और जैविक खाद जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 61 का आंसर क्या हो गया? सही पूछा तो डी।
क्वेश्चन नंबर 62, नीलगिरी में चाय उद्योग की और यहाँ पर जो इसकी चुनौतियाँ उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, पिछले दशक में नीलगिरी चाय उत्पादक ने ग्रीन टी की गिरती कीमत के कारण विरोध का प्रदर्शन किया था। पहली बात, 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो पहली बात यहाँ से इसकी 62 की पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, नीलगिरी चाय उद्योग का संघर्ष, CIS मतलब यहाँ पर जो चाय उद्योग के संघर्ष में देशों की निर्यात की उच्च निर्भरता और खराब गुणवत्ता का नियंत्रण से जटिल हो गया था। इस वजह से क्या है, इनका रेट गिरा था, मतलब रेट गिरा और उसके बाद इनका कीमतें भी गिरी थी और इनका विरोध भी प्रदर्शन जारी था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है। तीसरा, उत्पादकों की मांग की चाय को एक आवश्यक वस्तु के रूप में मान्यता दी जाए। तीसरी बात भी क्या है, इसकी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। क्यों दी जाए यहाँ पर मान्यता, क्योंकि यहाँ पर मूल अस्थिरता से उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए यहाँ पर दी जाए। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 62 का सही आंसर हो जाएगा सभी डी। 63 नंबर है, देखते हैं इसको। केंद्रीय कोयला लिमिटेड अंतरिम कोयला नीति 2006 का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले को उलट दिया, जिसने कोयला नीति की वैधता को बरकरार रखा था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने अंतरिम कोयला नीति 2006 को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किया था, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज था वहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। कोर्ट ने माना कि नीति का उद्देश्य केवल कोयले की आपूर्ति और उपलब्धता को बनाए रखना था, ना कि यहाँ पर लाभ की कमाने की भावना को पेश करना। ये बात सही है। ठीक है, तीसरी बात है, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यहाँ पर नीति के तहत नीलामी के दौरान मूल वृद्धि का अनुरोध खारिज होने पर प्रतिभागियों को धन वापसी का अधिकार नहीं होगा। ये बात एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिभागी होंगे उनकी धन वापसी, ये जो अर्नेस्ट मनी है वो अधिकार इसका नहीं दिया जाएगा। ओनली 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ से, 63 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। 64 है, भारत में प्राथमिक उपभोग को समान बनाने के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं 64 को। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है, NSSO घरेलू उपभोग सर्वेक्षण 2024 के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी के 20% हिस्से का दैनिक भोजन खर्च विश्व बैंक के आंकड़े से भी कम है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है सिस्टम, उसकी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को रक्षित करने के लिए शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रगतिशील रही है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि गरीब के उपभोग व्यय निचले स्तरों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। सरकार को खाद्य सब्सिडी को निम्न आय स्तर पर समाप्त करना चाहिए और उच्च आय स्तर पर इसे बढ़ाना चाहिए, इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकेगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो है उसमें सुधार के लिए सब्सिडी को निम्न स्तर आय में बढ़ाया जाना चाहिए और उच्च स्तर आय में समाप्त किया जाना चाहिए, ना कि इसके विपरीत, इसे सब्सिडी की तरफ पर विपरीत होगा। ठीक है, तो ये बात गलत होगा, जो बात बोला है इसके विपरीत होना चाहिए वो। ठीक है, तो ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ये बात सही है। 65 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और चुनौती के संबंध में विचार करना है। सार्वजनिक अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय यहाँ पर है, फाइनेंशियल जो ईयर होता है 2019 से 20 की तुलना में 3 गुना अधिक बढ़ गया, जो विकसित भारत का लक्ष्य की ओर एक सकारात्मक संकेत बताता है। पहली बात यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, जो यहाँ पर सही पॉइंट है आप इनको की पॉइंट नोट करते जाओ, जो गलत है उसके भी की पॉइंट आप नोट कर सकते हो, तो एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, सेकेंड, बैंकों की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA जो होता है अनुपात में सुधार हुआ है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक की शुद्ध NPA पर संपत्तियाँ 1 दशक से अधिक निचले स्तर पर देखी गई हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है, निजी क्षेत्र के निवेश और खर्च में अनिश्चितता के कारण भू राजनीतिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ट्रैफिक पर प्रभाव शामिल होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 66 नंबर, ऑनलाइन गेमिंग जो संवर्धन है और विनियमन है उसके संबंध में देखते हैं क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, मतलब विधेयक 2025 के बारे में विचार करना है। विधेयक का उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को एक
समर्पित नियमित ढांचा प्रदान करना होगा। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स प्रतिबंधित शामिल है, जो केवल उन खेलों पर लागू होगा जो राज्य सीमाओं पार संचालित होते हैं। सेकेंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावित विनिमय का उद्देश्य प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि विनिमय करना है, और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना आमतौर पर राज्यव्यापी कानून के अधीन होगा, और ये केंद्रीय विधेयक के सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, ये विधेयक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, विशेष रूप से युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी जो जोखिम उसको संबोधित करता है। ये बात सही है। तो 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? यहाँ से सी बात सही है। 67 है, ई कचरा और बैटरी पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत 2025-26 से 30-31 तक 6 वर्षों के लिए लागू की गई है। 67 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही होगी, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, याद रखना है। देखो बीच बीच में क्वेश्चन मैंने सब ऐड कर दिया है कि आपको रिकॉल होता रहा चीज़ आपने क्या ऊपर पढ़ा है, राइट। बाकी और भी क्वेश्चन कुछ बचेंगे तो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन बात है हमको चीज़ें याद करना है, कैसे माइंड में फिट होंगे वो, राइट। तो पहली बात क्या करेक्ट है। सेकेंड, योजना का मुख्य उद्देश्य पुनर्चक्र जो चक्करकर्ता होते हैं उनके भूमिगत खनन अन्वेषण परियोजनाओं के साथ परिणाम आने तक कच्चे माल को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सेकेंड बात क्या होगी इसकी? सेकेंड बात यहाँ से जो 67 का है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड बात इसलिए गलत है क्योंकि योजना का मुख्य उद्देश्य पुनर्चक्रणकर्ताओं को भूमिगत खनन और अन्वेषण परियोजनाओं के परिणाम आने तक जो कच्चे माल को सुरक्षित रखने में मदद करता है, राइट। और ये जो होगा योजना का उद्देश्य कई जो ई कचरा है उसके खनिजों का पुनर्चक्रण करना होगा सिर्फ, ना कि यहाँ पर परियोजनाओं को सुरक्षित रखना और उसका अन्वेषण करना। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसका क्या है? पुनर्चक्रण करना है। तीसरा, बड़ी इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि 50 करोड़ तक और छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ तक निर्धारित की गई है। तीसरी बात यहाँ से सही होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 68 नंबर, पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना 11 मंत्रालय की 36 मौजूदा जो यहाँ पर कृषि योजना है उसको समेकित करती है, जिसमें पीएम किसान और पीएम FBY जो है वो शामिल होंगे, राइट, फसल बीमा योजना। तो क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा 68 का ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, योजना की अवधि 6 वर्ष 25-26 से लेकर 30-31 तक कुल वित्तीय परिव्यय 1.44 लाख करोड़ होगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो समेकन के लिए यहाँ पर महत्व को जोड़ दिया गया, इसमें जो 1.44 लाख करोड़ का यहाँ पर वित्तीय परिव्यय 6 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर दिया गया, उससे बाहर भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 25-26 से 30-31 तक तो ठीक है, लेकिन इसका परिव्यय या 6 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए जानकारी से बाहर है। यहाँ पर ये बात गलत है इसकी, राइट। यहाँ पर जो इसकी अवधि है उससे बढ़ा घटा भी सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स अवधि इसकी नहीं की गई है। तीसरा है, इसका उद्देश्य अल्पकालिक ऋणों को 20 से 40 तक बढ़ाकर कृषि ऋण पहुंच को सुविधाजनक बनाना, जिससे किसानों को लाभ बढ़ सके। तीसरी बात यहाँ से ये सही होगी, राइट। आंसर क्या होगा? आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 69, भारत में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM उन्नत नोड्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि भारतीय फैब्स मुख्य रूप से 28 nm से अधिक उन्नत जो है उसको लक्षित करेगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक प्रमुख चुनौती है घरेलू सिलिकॉन वेफर्स की कमी होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, सेमीकंडक्टर उद्योग प्रमुख पहल सिमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में शामिल होगा, जिसका विषय बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस होगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों सही है। आंसर 69 का क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 D। 70, भारत में या भारत के रसायन क्षेत्र की आयात जो प्रतिस्थापन है उसके संबंध में विचार करना है। भारत का लक्ष्य अगले 3 से 5 वर्षों में
आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण निवेश करना है, जिसमें अनुमानित अवसर $25 से $30 बिलियन का है, ठीक है, बिलियन डॉलर का है। पहली बात क्या होगी, 70 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्तमान में भारत केवल पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन को छोड़कर अन्य सभी रसायनों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, ठीक है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि भारत कई महत्वपूर्ण रसायनों में, विशेष रूप से रसायन जैसे कि यहाँ पर स्पेशली केमिकल्स और जो मध्यवर्ती हैं उस पर आयात पर निर्भर है, ना कि केवल पेट्रोकेमिकल्स को छोड़कर आत्मनिर्भर होगा। ये बात गलत हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को छोड़कर आयात प्रतिस्थापन का अवसर भारत की $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में आने की अपनी स्थिति को लाभ उठाने से प्रेरित करेगा। तीसरी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा यहाँ पर अन्य रासायनिक क्षेत्र जो है उपक्षेत्र, उसमें भी आयात करना प्रतिस्थापन को अवसर पैदा करेगा। तो 1 और 3 बात इसकी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 70 का बी करेक्ट है। 71 नंबर है, मत्स्य पालन सब्सिडी WTO के समझौते पर विचार करना है। यह समझौता अवैध, असूचित और अनियमित जो मछली पकड़ने वाला बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को समाप्त करता है। पहली बात, 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, समझौता SDG 14.6 जिसका उद्देश्य है कि यहाँ पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। सेकेंड बात यहाँ ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14.6 के तहत यहाँ पर कार्यान्वयन का एक हिस्सा होगा, जिसका लक्ष्य ओवर फिशिंग को बढ़ावा देने वाली जो सब्सिडी है उसको समाप्त करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना होगा। भारत में विकासशील देशों के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत कार्यक्रम में 25 वर्ष की मोहलत की मांग की है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारत ने मुख्य रूप से ओवर फिशिंग सब्सिडी पर संक्रमण की अवधि की मांग की है, न कि PPP के 25 वर्ष की मोहलत। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1-2 बात करेक्ट है। आंसर 71 का क्या होगा, बी। 72 पार्क, सौर पार्कों और यहाँ पर भारत के अक्षय ऊर्जा संक्रमण के संबंध में विचार करना है। सौर पार्क बड़े भूखंड है जिनमें ट्रांसमिशन लाइन, जल आपूर्ति, जल संचार नेटवर्क साझा करने बुनियादी ढांचे होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सौर जो पार्क योजना है उसमें 2025-26 से लेकर 500 मेगावाट तक के यहाँ पर 500 मेगावाट की कम से कम 50 पार्क स्थापित करने होंगे। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में सूखे खतरे वाले जिले सौर पार्क का ग्रामीण विकास असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक कृषि भूमि का अतिक्रमण करेंगे। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर सौर पार्क के बारे में आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, और भारत में अच्छी ऊर्जा के संक्रमण को लेकर तीनों करेक्ट है। आंसर 72 का डी। 73 है, अमेरिकी कृषि सब्सिडी और भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव को निम्नलिखित विचार करना है। अमेरिकी कृषि सब्सिडी को वैश्विक कृषि व्यापार में असमानता को उजागर करने के रूप में देखा जाता है, जो अमीर और विकासशील देशों के बीच एक असमान व्यापार को प्रथा को बताता है। पहली बात, 73 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में भूमिका मुख्य रूप से 1% लोगों को रोजगार देने तक सीमित है और सकल घरेलू उत्पाद GDP में 20% से अधिक योगदान करती है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कृषि जो है इसमें एक बड़े हिस्से का लगभग 40 से 50% रोजगार देती है, ना कि केवल 1%। तो ये बात गलत हो जाएगी। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO की कृषि समझौते के तहत सब्सिडी के पुनर्संगठन की मांग कर रहा है, ताकि विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सके। ये बात सही है। 1 और 3 सही है। आंसर सी। 74 है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 के मसौदे पर विचार करना है। NIC, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण बोलते हैं NIC 2025 में उपवर्गों की संख्या 13 दिन से बढ़कर लगभग 19 हो गई है, जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। यह बात स्टेटमेंट में बता चुका था ऊपर पहले। क्या होगा, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, NIC वर्गीकरण का उपयोग केवल सांख्यिकीय सर्वेक्षण और जनगणना में किया जाता है, ताकि नीति निर्माण किया जाता है, नीति निर्माण के लिए नहीं। सेकेंड बात, ये भी सेकेंड बात आपकी यहाँ से गलत होनी चाहिए। हाँ, सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर NIC वर्गीकरण का उपयोग केवल सांख्यिकीय सर्वेक्षण और जनगणना के लिए किया जाता है, नीति निर्माण के लिए नहीं। भाई गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्वास्थ्य, वित्त और सूचना, दूरसंचार जैसे क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे। सेकंड गलत हो गया। इस मसौदे में स्वास्थ्य, वित्त और सूचना और दूरसंचार क्षेत्रों को विस्तार किया गया है। ये बात सही है, क्योंकि मैंने बताया कि क्या क्या शामिल किया जाएगा और इनका विस्तार भी किया गया आगे। विस्तार मतलब और भी इसमें यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 बात क्या होगी इसकी सही हो जाएगी 74 की। आंसर 1 और 3 तो
सी करेक्ट है। 75 है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में विचार करना है। इसके बारे में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत 2020 में लॉन्च किया गया था और इसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सेकेंड बात, पहली बात क्या होगी? 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, इसका लक्ष्य मछली उत्पादन और उत्पादकता दोनों को यहाँ पर बढ़ाना, साथ ही कटाई के बाद पर नुकसान जो होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं, उसे 20 से 25% घटाकर 10 से 15% तक करना। सेकेंड बात भी एकदम करेक्ट है। जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना के लिए यहाँ पर जो PMMSY है, इसके तहत गाँवों को बायोफ्लॉग आधारित तटीय मत्स्य पालन गाँव के रूप में नामित किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर बायोफ्लॉग तकनीकी भीतरी भूमि जिनको बोलते हैं इनलैंड जलीय यहाँ पर कृषि के लिए अधिक प्रासंगिक होती है और तटीय मत्स्य पालन गाँव के लिए जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए आमतौर पर मैंग्रोव संरक्षण ये जलवायु प्रूफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस पर केंद्रित होती है, ना कि केवल बायोफ्लॉग पर। तो ये बात याद रखना। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर है। 76 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS गरीबों को रक्षित करने में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रगतिशील रहा है। पहली बात यहाँ पर क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2024 में ग्रामीण और शहरी आबादी का 20% हिस्से का करीब दैनिक जो मतलब यहाँ PDS जो है गरीब PDS जो है ये गरीब को रक्षित करने में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शहरी तुलना में प्रगतिशील है। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका अपोजिट बात बता रहे हैं। सेकेंड बात है NSS यहाँ पर घरेलू उपयोग संरक्षण जो है उसमें इंगित करता है कि ग्रामीण और शहरी आबादी में 20% हिस्से का दैनिक खर्च विश्व बैंक के आंकड़ों से भी अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो NSSO का डेटा था उससे पता चलता है कि दैनिक भोजन खर्च विश्व बैंक के आंकड़े से भी कम है, जो गरीबी के स्तर को दर्शाता है। तीसरी बात दोनों गलत है। PDS की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए चावल और गेहूं जैसे अनाजों के बजाय दालों में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दालें पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें शामिल करना एक अच्छा कदम होगा, लेकिन PDS का जो आधारभूत कार्य है कैलोरी सुरक्षा जो चावल और गेहूं अनाजों पर केंद्रित होगा। दालों को शामिल करने और PDS को पूर्णतः हटाना उचित नहीं होगा, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं, मतलब इसको शामिल करो, लेकिन इसको हटाने बजाय नहीं, हटाना नहीं है, इसको आपको शामिल ही करना है इसमें, ठीक है। तीनों बातें गलत है। आंसर 76 का कोई यहाँ पर सही नहीं है, डी। 77 नंबर है भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के बारे में सिलिकॉन कार्बाइड वेफर निर्माण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं ISM 2.0 तहत SiC वेफर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें उच्च वोल्टेज तापमान और आवृत्ति पर उनके संचालन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। पहली बात सही है। SiC मतलब भारत में सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसका उपयोग दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र अगली पीढ़ी के अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा। सेकंड भी सही है। इलेक्ट्रिक वाहन SiC में वेफर्स बिजली के कुशल प्रबंधन और ऊर्जा कुशल स्विचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो भारत में सेमीकंडक्टर के बारे में तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो डी। 78 नंबर है भारत में विनिर्माण क्षेत्र में विकास के लिए भूमि सुधार के संबंध में विचार करना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में जटिलताएं जैसे कि असंगत स्टाम्प शुल्क और भूमि स्वामित्व का अपारदर्शी रिकॉर्ड प्रमुख चुनौतियां होंगी। पहली बात 78 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ऐसे करेक्ट है। सेकंड, भूमि अधिग्रहण की सुरक्षा या सुविधा के लिए IIB मतलब भारत भूमि जो औद्योगिक भूमि बैंक है इसको एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया, जिसके पास वास्तविक भूमि व्यापक डेटाबेस होगा। सेकंड बात भी सही है। राज्य सरकारों को भूमि परिषद जो लैंड काउंसिल है जैसी एक वस्तु सेवा कर जैसी भूमि परिषद स्थापित करने की सिफारिश की गई है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है 78 का। तो आप पढ़ सकते हो इनके बारे में, जो भारतीय की जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास है उसको लेकर के तीनों बातें एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में गीग अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। नीति आयोग ने 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गीग कार्यबल 2020-21 में 7.7 मिलियन से बढ़कर 2029-30 तक 23 मिलियन हो जाएगा, 23.5 मिलियन हो जाएगा। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, डेटा एकदम सही है। गीग अर्थव्यवस्था में प्रमुख चुनौतियों में असुरक्षित और संरक्षा का अभाव होगा, साथ ही यहाँ पर पारंपरिक कानूनी संरक्षण की कमी शामिल होगी। यह भी बात यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तीसरा, ये कार्यबल मुख्य रूप से दीर्घकालिक और पारंपरिक नौकरियों की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गीग अर्थव्यवस्था स्वयं अल्पकालिक
और लचीली और अपारंपरिक, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, नौकरियों पर आधारित है। ये प्रवृत्ति पारंपरिक दीर्घकालिक नौकरियों की ओर जाने के विपरीत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में विचार करने, देखते हैं इसको। एनएलपी का उद्देश्य 2030 तक भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 25 देश लाना शीर्ष में, ठीक है, पहली बात। 80 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा करेक्ट है। लीड्स मतलब लॉजिस्टिक इशू अकॉर्ड्स डिफरेंट स्टेट हैं, रिपोर्ट राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बढ़ावा देती है और विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लीड्स जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बढ़ावा देगी, लेकिन ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर ये वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा जारी की जाएगी। तीसरा, एनएलपी के तहत क्लैप, इसका फुल फॉर्म है, देख सकते हो, लॉजिस्टिक के 8 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। 1 और 3 बातें इसकी क्या है, करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 8 प्रमुख क्षेत्र जैसे कि मानवीकरण है ना, मानव संसाधन, राइट, और डिजिटल एकीकरण, इन पर यहाँ पर लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 81 नंबर क्वेश्चन है 81, हीट वेव और कार्बन उत्सर्जन के एक नए अध्ययन से संदर्भ में विचार करना है। अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2000 और 2023 के बीच 213 हीट वेव में 55 हीट वेव की संभावना वृद्धि जो है जीवाश्म ईंधन कंपनी वाले हो रही जो कार्बन उत्सर्जन है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 81 की जो पहली बात है एकदम करेक्ट है, तो ये डेटा आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। सेकेंड बात है वैश्विक तापमान या वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण 2000 से 2010 के बीच हीटवेव की संभावना 20 गुना अधिक हो गई थी। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। तीसरी बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने निर्णय दिया कि जो देश है इसमें कंपनियों को जलवायु प्रभाव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा जा सके। तीसरी बात यहाँ पर गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय सीजे है मुख्य रूप से मुद्दों को स्टेट के बीच यहाँ पर विवाद नहीं सुलझाता है, ठीक है। ये निजी कंपनियों के तौर पर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा ये, और ये संबंध कानून जो अदालतें होती है उसमें चल रही होती है, मतलब यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं उसमें, यहाँ पर आईसीजे का कोई मतलब इसमें नहीं है। 1 2 बात करेक्ट है इसकी, आंसर क्या होगा 81 का 1 2 करेक्ट है। 82 प्रस्तावित जीएसटी 2.0 और मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण एनए के बारे में विचार करना है। एनएए मतलब मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना केंद्रीय जीएसटी अधिनियम धारा 171 के तहत जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद की गई थी। पहली बात यहाँ से सही है। जीएसटी 2.0 तहत 40% समर्पित दर दिन दहाड़े की लग्जरी वस्तुएं पर 28% की स्लैब जगह लेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी 2.0 है जो उसमें सुधार प्रस्तावित है, लेकिन 40% की नई समर्पित दर पेश करना प्रस्तावित इसमें नहीं है, राइट। और 28% स्लैब के तहत आने वाली वस्तुओं को तर्कसंगत बनाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है, ना कि 40% दर पर बदलने को लेकर। बात गलत है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली स्थित जीएसटी जो अपील यहाँ पर जो न्यायाधिकरण है जीएसटी 80 एनएनए से संबंधित मामले की देखरेख करेगा। ये बात करेक्ट है, तो क्या होगा 1 और 3 बात इसकी सही हो जाएगी। आंसर सी करेक्ट है। 83 नंबर है निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में विचार करना है। ईपीएम जिसको बोलते हैं, ये 2250 करोड़ के आवंटन के साथ भारत के समुद्री जो खाद्य उद्योग है उसमें अमेरिकी टैरिफ से बचाने के लिए शुरू किया गया इसको। पहली बात क्या है 83 का पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर निर्यात संवर्धन मिशन जो है इसका उद्देश्य व्यापक रूप से निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना। इसे क्या है विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ की जो समुद्री उद्योग है खाद्य उद्योग है उसको बचाने में डिजाइन नहीं किया गया इसको लेकर। गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसका व्यापक रूप से उद्देश्य होगा कि निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकेंड बात है यह मिशन मुख्य रूप से एमएसएमई पर केंद्रित होगा और जिसका उद्देश्य निर्यातक के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। सेकेंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ईपीएम की शुरुआत में वाणिज्यिक एमएसएमई वित्त कपड़ा और मत्स्य पालन मंत्रालय शामिल होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। जो मंत्रालय इसमें वो शामिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट तीसरा वाला नोट कर सकते हो। तो 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा 83 का हो जाएगा बी बात यहाँ से करेक्ट है। 84 भारत में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सिलिकॉन कार्बाइड वेफर निर्माण की प्राथमिकता के संबंध में विचार करना है। एसआईसी वेफर्स को उच्च वोल्टेज तापमान और आवृत्तियों के उनके संचालन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
पहली बात 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बात सही बोल रहे हैं। SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड जो है उससे वेफर्स का उपयोग दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, EV मतलब इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, सुरक्षा, एयरोस्पेस क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के लिए अनुप्रयोग में किया जाएगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरी बात है, पहले चरण में गुजरात के चोलेरा में एक समर्पित SiC वेफर्स फैब को मंजूरी दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है, तीनों बातें सही, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 85 नंबर है, भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के बारे में देखते हैं। PDS गरीबों को लक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रगतिशील रही है। ये बात अभी मैंने ऊपर आपको बताई है। ठीक है, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। राइट, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। सेकेंड बात है यहाँ से इसकी है, हाल ही में जो हाल के NSS घरेलू उपयोग जो है सर्वेक्षण जो 2024 से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी आबादी में 20% हिस्सा रोजाना विश्व बैंक के आंकड़ों के अधिक भोजन पर खर्च करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, मैंने ये बात आपको भी बताई थी ऊपर, ये भी ठीक है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर NSS से जो आंकड़े उसको यहाँ पर बताता है, ना कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर विश्व बैंक करेगा उसका। दोनों बातें यहाँ से गलत है। तीसरा, PDS की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दालों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो कि चावल, गेहूं की अनाजों खपत के साथ पूरक हो। ये बात सही है, ये भी स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर, लेकिन थोड़ा अपोजिट दिया यहाँ पर बात। ठीक है, याद रखना कैसे घुमा के स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो तीसरी बात यहाँ पर करेक्ट है। वहाँ पर जो था वहाँ पर तीसरी बात गलत थी। ठीक है, वहाँ पर लेकिन चीज़ें अलग थी। वहाँ पर ऐसा था कि जो दालें हैं मतलब चावल और जो गेहूँ उसको हटा करके दालों को ऐड करना, ऐसा कुछ था। यहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, तो दोनों बातें ऊपर गलत हैं, तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर केवल 3 यहाँ से इसका सही होना चाहिए। चलो मैं स्टेटमेंट में इसका थोड़ा सा एडिट करूँगा, सही कर दूंगा। केवल 3 यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। कहाँ पे रख दूँ मैं? चलो मैं अपने अकॉर्डिंग देखता हूँ कहाँ पे रखना है। फिलहाल अभी यहाँ पे जो इसका आंसर देखते हैं, सी यहाँ से, सी नहीं, मैं केवल 3 यहाँ से करेक्ट आंसर, इतने याद रखना है। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा मैं इसमें एडिट कर दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कूप कुंभ 2025 के संबंध में विचार करना है। ये शहरी सहकारी क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, सम्मेलन का विषय जो होगा, थीम जो होगा, ये डिजिटाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य होगा कि वित्तीय समावेशन के लिए सहकारी जो ढांचे हैं इनको मजबूत करना और सहकारी बैंकिंग परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देना। तो तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अमेरिकी टैरिफ और भारतीय कृषि पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में विचार करना है। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय वस्तुओं पर 50% कर शुल्क लगाने से चुनौती उत्पन्न हुई है। पहली बात, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी जो यहाँ पर टैरिफ है इसने भारतीय निर्यात पर चुनौती पैदा करने का 50% का शुल्क और अतिशयोक्तिपूर्ण विशिष्ट डेटा है, जिसे सामान्य टैरिफ वृद्धि के रूप में सटीक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में भूमिका मुख्य रूप 46% लोगों को रोजगार देने की है, जबकि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद इसमें योगदान 20% से कम है। ये बात सही है। तीसरा, भारत के पास समुद्री खाद्य, बासमती चावल, मसाले, आवश्यक तेलों को निर्यात करने पर विस्तार से अवसर रहते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है ना? 2 और 3 बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 87 का बी। 88 नंबर है, नीलगिरी चाय उद्योग की चुनौतियों को लेकर विचार करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किया था, देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज होंगे इसके। पहला है, इस मूल्य चाय बागानों में विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण कटी हुई पत्ती पर न्यूनतम मूल्य गारंटी GTL की कमी थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड, चुनौतियों में अत्यधिक रूसी रियासत पर निर्भरता, खराब प्रबंधन, मंदी के कारण उच्च उत्पादन लागत शामिल थी। ये भी बात सही है। उद्योग की एक प्रमुख मांग उत्पादकों के लिए एक निश्चित न्यूनतम मूल्य और चाय को आवश्यक वस्तु के रूप में मान्यता देना था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है।
तीनों बातें क्या यहाँ से इसकी एकदम सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, सभी तीनों सही है, डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 89 नंबर, भारत के लिए एक एकीकृत कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता के संबंध में विचार करना है। G20 घोषणा पत्र औपचारिक रूप से सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की वकालत की है और एक राष्ट्र समाज सुरक्षा शासन दृष्टिकोण को सुझाव दिया है। पहली बात, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो रहेगा करेक्ट है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका हेडक्वार्टर किधर है, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग दिल्ली रहते हैं उनको पता होगा, राइट। 90% तो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर इसके अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 संशोधित करके 48.8% इसको कर दिया गया है। सेकेंड बात क्या होगी, 89 का जो सेकेंड बात है ये इसकी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है आंकड़े स्थिर इसमें नहीं है और उन्हें 48.8% तक संशोधित किए जाने का कोई यहाँ पर ज्ञात पॉइंट ऐसा नहीं बताया गया था, ठीक है। व्यापक ILO ने डेटा यहाँ पर नहीं दिया है और भारत में कवरेज दर अभी भी कम है, तो ये बात गलत हो जाएगी, संशोधित नहीं किया गया इनको कवरेज दर को। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध जो प्रावधान है अधिनियम जैसी योजनाओं को एक एकीकृत कल्याण प्रणाली में प्रबोधित करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, 13 करेक्ट है। आंसर 89 का क्या होगा, सी करेक्ट है। 90 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट की कोल इंडिया लिमिटेड की जो अंतरिम कोयला नीति 2006 पर इस पर निर्णय के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 90 नंबर को। पहला बोला इसमें, अंतरिम कोयला नीति गैर POC नॉन POC जो यहाँ पर ग्राहकों के लिए आपूर्ति की जाने वाली कोयले की कीमत में 20% की वृद्धि अनिवार्य थी। ये बात सही है, ठीक है, जिसने यहाँ पर कानूनी विवादों को जन्म दिया। पहली बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले पलटते हुए कोल इंडिया लिमिटेड 2000 के तहत अंतरिम कोयला नीति के माध्यम से कीमतों को विनियमित करने का एक अधिकार बरकरार रखा था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसलिए गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2012 के फैसले को पलटते हुए यहाँ पर 2000 की जो नीति था उसमें कीमतों को विनियमित करने का अधिकार बरकरार रखा था। यहाँ पर फैसला पर पलटा नहीं था उन्होंने, ठीक है। कोर्ट ने माना कि नीति का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि उसकी कोयले की आपूर्ति को उपलब्धता को बनाए रखना होगा। तीसरी बात यहाँ से भी सही है, ठीक है। आंसर 13 करेक्ट है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सी। 91 नंबर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये योजना नियोक्ताओं को पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पहली बार जो नौकरी करने वाले दोनों कर्मचारियों के पात्र होंगे इसमें, ठीक है। पहली बात क्या होगी, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये योजना है ये पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार डिजाइन किया गया है इसको। कर्मचारी को भाग ए के तहत यहाँ पर मूल वेतन बेसिक पे प्लस DA के बराबर एक मुफ्त प्रोत्साहन योजना मिलेगी जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर यह योजना कर्मचारियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन नहीं देगी, ये आमतौर पर कर्मचारियों के EPF योगदान के रूप में लाभ प्रदान करती है। ये बात गलत होगी। तीसरी बात है, नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों के वेतन पर आधार पर प्रति माह 1,000 से 3,000 तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है, भारत में ई मोबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त निगम के संबंध में विचार करना है। IFC का निवेश सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता समाधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। पहली बात 92 का स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड, इससे निवेश से 39 नगर पालिकाओं में 4,000 ई बसों और चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती की उम्मीद है जिसमें असम, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। ये बात सही है। IFC के अनुसार भारत में निवेश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए करीब यहाँ पर 8 लाख करोड़ का यहाँ पर बड़ा बाजार प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, 8 लाख जो डॉलर मतलब 8 लाख डॉलर करोड़ों का व्यापार प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीनों करेक्ट हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा डी। 93 है, नीलगिरी चाय उद्योग के बारे में विचार करना है, संकट के कारकों पर विचार करना है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से रूसी निर्यात पर अत्यधिक प्रभावित हुआ है। पहली बात 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये मैंने बात आपको की पॉइंट में ऊपर बताई थी, ठीक है।
वैश्विक बाजार में रूबल और अवमूल्यन के उत्पादन ने लागत को प्रभावित किया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, क्योंकि यहां पर जब रूसी रूबल का अवमूल्यन होता है तो रूसी जो खरीदार होते हैं उसके लिए भारतीय चाय अधिक महंगी हो जाती है, जिससे क्या होता है मांग और मूल्य कम हो जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू उत्पादन लागत की भरपाई करने के लिए क्षमता प्रभावित करती है ये। ठीक है, तो सेकंड बात सही है। तीसरा है, उद्योग का एक प्रमुख समाधान CIS देशों और यहाँ पर अन्य घरेलू बाजारों की खेल जो है उसकी खोज करना होता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संकट को दूर करने के लिए उद्योग को बाजार का विविधीकरण, मतलब जो मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है CIS ने जो दर होते हैं बाजार की उसके स्तर पर, घरेलू स्तर पर गैर पारंपरिक क्षेत्रों की खोज करता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, आंसर डी यहाँ से सही होना चाहिए। तो 94 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रमुख लक्ष्यों में उपलब्धि के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहला स्टेटमेंट है, योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन और उत्पादकता को 3 टन पर हेक्टेयर प्रति वर्ष बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड, इसका उद्देश्य कटाई के बाद नुकसान पोस्ट हार्वेस्टिंग को 20 से 25% घटाकर 10 से 15% करना है। ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है। तीसरा है, योजना के तहत जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में बायोफ्लॉक आधारित तटीय मत्स्य पालन गांव के रूप में नामित किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बायोफ्लॉक अंतर्देशीय जलीय कृषि से अधिक संबंधित है। ठीक है, ये बात गलत होगी। इस टाइप का मैं स्टेटमेंट आपको ऊपर बताया था। ठीक है, 1 2 बात करेक्ट है। आंसर जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, 94 का 1 2, ये बात सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर सेम बताया था बात। ठीक है, याद रखना है क्या बताया था, आपको ध्यान रखना है वो क्या मैंने यहाँ पर उसकी चीज़ डिस्कस की थी, उसी के समान था क्वेश्चन स्टेटमेंट ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 95, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और यहाँ पर चुनौती के संबंध में विचार करना है। भारत का निवेश विशेष रूप से मोबाइल विनिर्माण 2024-25 में $24.1 बिलियन था, उसके निवेश से आकर्षित करने की उम्मीद है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वाणिज्यिक बैंकों में अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है, जिससे परिणामस्वरूप गैर निष्पादित संपत्तियां वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि यहाँ पर बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, इसके परिणामस्वरूप NPA में कमी आई है, न कि वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के सामने में एक चुनौती है कि यहाँ पर ये एनिमल स्पिरिट्स को फिर से जागने के लिए नीतिगत स्थिरता के बजाय त्वरित समाधान की आवश्यकता होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स क्या होता है, मतलब निवेशकों की आत्मविश्वास इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर त्वरित समाधान के बजाय नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वास की आवश्यकता होगी, है ना। तीसरी बात भी क्या होगी, गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो हो जाएगा आपका ए यहाँ से आंसर है। 96 है, राज्यों की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के संबंध में विचार करना है। भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों के लिए कृषि दौरान मानित राजस्व वृद्धि वर्ष 2025-26 के दौरान 7 से 9% के बीच रही है। 96 का क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। केंद्र की तुलना में राज्यों में समेकित सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है, जो राजकोषीय विवेकशीलता को दर्शाता है। सेकेंड बात भी सही है। राज्यों का कुल GLTP अनुपात डेप्ट GLTP रेशियो 28.5% से अधिक है, जो RBI द्वारा निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन समिति की सीमा से अधिक होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। 96 का तीनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। 97 है, भारत में खुदरा व्यापार परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। ई-कॉमर्स कंपनियां की लागत, दक्षता और उनके प्रमुख स्थापित करने के प्रयास के कारण पारंपरिक खुदरा क्षेत्र में मार्जिन और प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पहली बात सही है। सेकेंड, उपभोक्ता केंद्रित विश्वास आधारित संबंध ई-कॉमर्स की तुलना में पारंपरिक खुदरा व्यापार एक ऐतिहासिक विशेषता रही है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को ई-कॉमर्स के बराबर लाभांश प्राप्त करने के लिए एक संगठनात्मक जो समर्थन है और विनिमय सुधार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 98 नंबर है, वैश्विक बदलाव के बीच आत्मनिर्भरता की रणनीति को पुनर्विचार करने के लिए पर विचार करना है। भारत की आत्मनिर्भरता पर चुनौती में तेल और गैस के लिए लगभग 90% आयात निर्भरता और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अर्धचालक चिप्स आयात पर 100% निर्भरता शामिल है। 98 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा, गलत है,
क्योंकि यहाँ पर जो भारत के यहाँ पर तेल और गैस की जो लगभग 90% आयात निर्भरता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज अर्धचालक पर लगभग 100% आयात निर्भरता है। इसलिए कहना गलत है कि यहाँ पर देश की चिप्स मामलों में लगभग 100% आत्मनिर्भर है। ठीक है। सेकेंड बात, आत्मनिर्भरता की अवधारणा को व्यापक दृष्टिकोण के बजाय समृद्ध चयनात्मक होना चाहिए। ये बात सही है। ठीक है। तीसरा, एक रणनीतिक आत्मनिर्भरता केवल सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों पर नहीं बल्कि यहाँ पर निजी क्षेत्र की जो भागीदार कंपनी उस पर भी निर्भर करेगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रणनीतिक आत्मनिर्भरता की सफलता केवल सरकारी क्षेत्र पर नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी सक्रिय भागीदारी देगी, और देश की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों पर भी केंद्रित किया जाएगा। तो एक गलत है, 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 98 का आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो सी। ठीक है। 99 नंबर है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, डीपीडीपी के बारे में विचार करना है। ये डीपीडीपी अधिनियम तहत प्रत्येक डेटा प्रोसेसर को प्रत्येक डेटा प्रसंस्करण गतिविधि के लिए डेटा प्रिंसिपल से स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात देखते हैं। इस अधिनियम में डेटा फिड्यूसरीज को कुछ प्रकार के डेटा से संबंधित जो प्रावधान है उसको 5 साल की अवधि के लिए छूट देने का प्रावधान किया गया है। ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है। क्योंकि धारा जो है उसमें अधिनियम की धारा 17 में उपधारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कुछ डेटा फिड्यूसरीज को डेटा संबंधित कुछ प्रावधान में 5 साल की अवधि के लिए छूट प्रावधान दिए गए। नए नियमों के तहत बिजली बिल जैसी सेवाओं के स्वचालित डेबिट हेतु नई समिति की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। ठीक है। आंसर क्या होगा, तीनों सही है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका डी। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFC और यहाँ पर GFT गिफ्ट सिटी के बारे में विचार करना है। गिफ्ट IFC वर्तमान में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जो कि यहाँ पर चीन के बाद एशियाई क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा होगा। ठीक है। सेकेंड बात क्या है, पहली बात क्या है, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लेख में यहाँ पर ये बताया गया कि जो गिफ्ट और IFSC है एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें यहाँ पर एक जानकारी नहीं कि यहाँ पर ये चीन के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा होगा। ठीक है। ये केवल चीन जैसे देशों में IFSC होने का उल्लेख करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड, गिफ्ट IFSC में सुधारों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स का उपयोग करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा, डिजिटल बुनियादी को ढांचे को मजबूत करने का सुझाव दिया जाएगा। सेकेंड बात सही है। ठीक है। तीसरी बात है, IFSC प्राधिकरण का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय सेवाओं के लिए हस्तक्षेप रहित अपतटीय गतिविधि को अप्रभावित रखने वाला एक सरल विनियामक वातावरण सुनिश्चित करेगा। ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपतटीय गतिविधियाँ हैं उनको प्रभावित रखा है, जिससे यहाँ पर एक सरल विनियामक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। तो 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 का आंसर 2 और 3 बी बात यहाँ से सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 7वां था, इसके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे डिस्कस होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके। राइट। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सब करंट अफेयर से ही रिलेटेड पूरे क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है। करंट में जो भी आप न्यूज़ में थी चीज़ें वो सब यहाँ पर देखे गए थे। और जो अगला पेपर आएगा टेस्ट नंबर 8 वो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का स्टैटिक का आएगा। जो नवा पेपर आएगा वो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर्स बेस्ड पूरा क्वेश्चन अगस्त सितंबर की रहेगा वो। ठीक है। वो भी 102 दिन में अपलोड करेंगे। कल यहाँ पर 7वां नंबर टेस्ट हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है। और उसके बाद अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद विजन IAS का यहाँ पर टेस्ट नंबर 15 को। ठीक है। दृष्टि का कल जो टेस्ट नंबर 3 हुआ था 2 दिन पहले, वो मैं आपको करा चुका हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।